तो मूवी की शुरुआत में हम दो शेमन्स को देख पाते हैं, जिसके अंदर सीनियर होती है हारिम और उसकी जूनियर होते हैं बोंगिल, जो कि प्लेन से एले जा रहे होते हैं, यानी कि लॉस एंजल्स। अब एयरपोर्ट पर उन्हें एक बहुत ही अमीर आदमी पार्क का अकाउंटेंट पिक करता है और पार्क के बारे में बताता है कि वो एक कोरियन अमेरिकन बिजनेसमैन है और उसका परिवार सदियों पहले ही अमेरिका शिफ्ट हो गया था। अब ये पार्क के घर जाने के बजाय सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें पार्क की बीवी से मिलाया जाता है और अकाउंटेंट पार्क की बीवी को समझाता है कि ये लोग आखिरकार यहाँ क्यों आए हैं। हालांकि वो शेमन्स और रिचुअल्स में बिल्कुल नहीं मानती थी, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि उसे उनका सहारा लेना ही पड़ता। अब हारिम उसके बेटे को चेक करती है और हम ये जान पाते हैं कि पार्क का न्यू बॉर्न बेटा असल में एक मिस्टीरियस बीमारी से जूझ रहा है, जो कि ठीक होकर नहीं दे रही थी। उसके लिए ही हारिम को यहाँ बुलाया गया है। अब हारिम उसे चेक करती है, कोई रिचुअल करती है, जिससे उसे पार्क के परिवार में उसके पिता और ग्रैंडफादर सेंस होते हैं। लेकिन पार्क के पिता तो असल में खुद पैरालाइज्ड है। वही बात की जाए उसके ग्रैंडफादर की, तो वो तो आज से लगभग 100 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं और उनकी जो कब्र है वो आज भी कोरिया में ही बनी हुई है। अब इसके बाद हारिम पार्क के घर पर जाती है और अपने बारे में थोड़ा बहुत बताती है कि शेमन्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं और ईविल चीजों से कैसे डील करते हैं। तभी वो पार्क से बात करती है, जो कि उसे बताता है कि उसके घर में हमेशा से ही एल्डर बॉर्न को प्रॉब्लम्स होती है और उसके भाई ने भी मेंटल हॉस्पिटल में खुद को खत्म कर लिया था। देन उसकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया और अब उसके बेटे की हालत बहुत खराब है, जिसे कैसे भी करके वो ठीक कर दे। तभी हारिम बताती है कि यह असल में एक ग्रेव्स कॉल है, मतलब पार्क के ग्रैंडफादर की स्पिरिट जो कि कोरिया के अंदर है उन्हें परेशान कर रही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें उसे कुछ और लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। तभी हम कोरिया के अंदर फेंग शुई एक्सपर्ट और जियोमैंसर किम को देख पाते हैं, जो कि फ्यूनरल होम के मालिक योंग के साथ एक ग्रेव को डिग कर रहा होता है और फेंग शुई का मतलब होता है एनर्जी को बैलेंस में लाना। खैर, अब कहानी समझने के लिए हम किम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। किम बताता है कि इंसान मिट्टी से ही जुड़ा होता है, मिट्टी से उगी हुई चीजें खाता है और मरने के बाद मिट्टी और जमीन ही बनता है और उसके बाद फिर इसी से जन्म लेता है, जो कि एक नेवर एंडिंग साइकिल की तरह है। और यहाँ पिछले 40 सालों से उसका काम है मरे हुए लोगों के लिए जमीन ढूंढना, जहाँ पर उनको बैरी करने पर उन्हें शांति मिल जाए। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये फ्रॉड या फिर सुपरस्टिशन भी लगता है, लेकिन जो टॉप की 1% लोग होते हैं ना, उनके लिए फेंग शुई साइंस और रिलीजन दोनों है, यानी कि वो इन सब चीजों पर विश्वास रखते थे। अब कहानी पर वापस आते हैं तो एक ओल्ड लेडी को एक जमीन पर बैरी करा गया था और अब वो ओल्ड लेडी अपने परिवार को सपनों में हॉन्ट कर रही थी। और जब किम और योंग चेक करते हैं तो उस ओल्ड लेडी के दांत ही नहीं थे, जो कि गलत था और मरने के बाद बॉडी से कुछ ले लिया जाए या फिर उसे देने वाले सामान में कमी करी जाए तो स्पिरिट्स वापस आ जाती है, या फिर उनके फाइनल राइट्स को सही से नहीं किया जाए, ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया जाए तो वो स्पिरिट्स गुस्सा भी हो जाती हैं। और ऐसे ही हमारे इंडिया के अंदर ही माना जाता है कि पितृ गुस्सा हो जाते हैं। खैर, असल में उस ओल्ड लेडी के पोते ने किया ये था कि उनके दांतों को अपने पास रख लिया था उनकी याद में, जो कि वापस उनके पास रख कर उन्हें फिर से बैरी कर दिया जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि ये इतना बड़ा केस नहीं था। खैर, अब किम और योंग घर पर आते हैं, जहाँ पर उनसे मिलने के लिए हारिम और बोंगिल एले से वापस आ गए थे, यानी कि इनको इनकी ही जरूरत थी, जो कि उन्हें पार्क के बारे में बताते हैं कि एक बहुत ही अजीब लेकिन बहुत ही अमीर परिवार है और उनके पास एक ऐसा इशू है जिसे उन्हें ठीक करना होगा और वो सारे इश्यूज इसी जमीन से जुड़े हुए हैं, यानी कि कोरिया से। और किम का तो काम ही यही था, तो वो पार्क की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हमें वापस एले के अंदर पार्क को दिखाया जाता है, जिससे उसकी माँ ये कहती है कि वो अपने ग्रैंडफादर की ग्रेव डिग करने वाला है, जो कि उसे ठीक नहीं लग रहा। उसकी बुआ यानी कि उसके ग्रैंडफादर की बेटी क्या कहेंगी, और वो तो इन सब चीजों पर यकीन में नहीं करती और प्रेयर्स करने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पार्क अपने बेटे को बचाने का फैसला कर चुका था, तो वो ये ग्रेव डिगिंग का काम करके रहेगा। लेकिन ग्रेव डिगिंग ही क्यों, तो इसका पर्दाफाश भी जल्दी होगा। अब अगले दिन पार्क वापस से कोरिया में आ जाता है, होटल में स्टे करता है और फिर उसकी मुलाकात किम से होती है, जिसे ग्रैंडफादर की ग्रेव के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, क्योंकि ये प्रोसेस जिसके अंदर बॉडी को एक ग्रेव से दूसरी ग्रेव में शिफ्ट करते हैं उसको एक्सह्यूमेशन कहा जाता है। और ये ऐसे ही नहीं हो सकती, उसकी प्रोसेस होती है, पेपर वर्क होता है, सब कुछ होता है। लेकिन स्ट्रेंजली पार्क कुछ भी बताने से मना कर देता है और कहता है कि ये चीज जल्दी से जल्दी और रहस्यमय तरीके से होनी चाहिए, जो कि अपने आप में एक और अजीब बात थी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर पार्क ही अकेले कोरिया आया था, उसका बाकी परिवार अभी भी एले के अंदर
ही था। तभी पार्क किम को उसके ग्रैंडफादर की ग्रेव पर लेकर जाता है, जो कि एक माउंटेन पर बॉर्डर के बीच बनी हुई थी, और यहाँ पर फॉक्सेस भी घूम रहे थे जो कि ग्रेव के पास नहीं रहते, और अगर ऐसा होता तो ये बैड ओमेन था। खैर अब वो इस टोम्बस्टोन को चेक करते हैं जिस पर नाम नहीं बल्कि कुछ रैंडम नंबर्स और इनकैंटेशंस लिखे हुए थे, और उन्हें ये चीज काफी अजीब लगती है। आई मीन इतना अमीर परिवार लेकिन कोई नाम नहीं कुछ नहीं, और ऐसा लग रहा था जैसे कि इस ग्रेव को कोई छुपाना चाहता है या फिर पता नहीं चलने देना चाहता कि ये पार्क परिवार का सदस्य था। आई मीन सोचकर देखो ना, आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो जो कि कहीं बाहर से आया है और आपको एक ग्रेव दिखाई देती है, उस पर कोई नाम नहीं है लेकिन खाली नॉर्मल नंबर्स लिखे हुए थे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये किस परिवार का सदस्य था। खैर अब किम पार्क से इस ग्रेव के बारे में और पूछता है तो वो ये बताता है कि उसके ग्रैंडफादर ने देश के लिए बहुत कुछ किया था, तो उनके लिए यहाँ पर ये ग्रेव बनवाई गई है उनके सम्मान में, और उनको ये जगह गिसुने नाम के एक मॉन्क ने सजेस्ट करी थी। लेकिन इस पर किम ये पूछता है कि अगर ये रॉयल टोम है तो इतनी सिंपल सी क्यों है। जिस पर पार्क बताता है कि तब ग्रेव रॉबर्स बहुत ही ज्यादा पाए जाते थे, तो उनसे बचने के लिए ग्रेव को ऐसा बनाया गया और उस पर नाम भी नहीं लिखा गया, और ये बात भी बहुत ही ज्यादा अजीब थी। आई मीन किम को ये सब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अब किम कुछ पल सोच विचार करता है और वहाँ से सीधा चला जाता है, जिससे हारिम और बाकी लोग पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि ये जगह सही नहीं है, यहाँ पर ग्रेव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ के ईविल को सेंस कर पा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो वो यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ की अगर किसी भी चीज को उन्होंने टच किया तो उनकी जान को खतरा है। खैर वो सब घर आ जाते हैं और शाम को किम पार्क के पास था, जो कि उससे बात करता है, और बातों ही बातों में वो अपनी बेटी के बारे में बोलता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, जिसकी शादी जल्दी ही होने वाली है। और अब पार्क इमोशनल होकर उनसे ये कहता है कि उसका भी बेटा है और वो जल्दी ही मरने वाला है, तो वो उसको बचा ले। तभी हारिम सजेस्ट करती है कि वो उस ग्रेव को डिग करते हुए एक प्रोटेक्शन और ईविल को दूर करने के लिए रिचुअल करेगी, जिससे वो ईविल भटक जाएगा और ग्रेव भी डिग हो जाएगी, जिसके लिए किम मान जाते हैं। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर खाली शेमन्स नहीं बल्कि फैंग शुई एक्सपर्ट और क्रिमेशन वाली चीजें लग रही थी। खैर अगले दिन सभी के साथ में पार्क की बुआ भी आई थी, क्योंकि वो बेटी है ग्रैंडफादर की, तो उनकी परमिशन और मौजूदगी भी जरूरी थी। अब हारिम अपने साथ रिचुअल का सामान लेकर आए थे, जिसमें 5 सुअरों की बॉडीज थी, यानी कि पिग बॉडीज थी, और वो उस ग्रेव पर जाती है और 5 लोग जो डिग करेंगे उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए रिचुअल शुरू करती है, यानी कि 5 पिग्स 5 लोगों के लिए। अब ये रिचुअल बहुत ही खतरनाक और हाइपर होता है, जिसके अंदर हारिम बहुत ही ज्यादा जोर से नाच गाना करती है, पिग्स को काटना, खून पीना और भी पता नहीं क्या क्या खाना, और अब बॉडी डिग हो जाती है। एंड ट्रस्ट में ये सीन बहुत ही खतरनाक था, मतलब बिल्कुल टर्किश लेवल वाला हॉरर था यहाँ पर। खैर अब यहाँ बॉडी के ऊपर क्या लिखा था ये भी किनको समझ में नहीं आता, लेकिन चलो एक काम तो हुआ, अब बस क्रिमेशन करना बाकी था। तो इनका प्लान था कि इस बॉडी को डिग करके स्केलेटन को जला दिया जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि इतने समय से बॉडी दफन थी, तो अब आत्मा इन हड्डियों से जुड़ गई है, और अगर स्केलेटन खत्म हो गया तो आत्मा भी मुक्त हो जाएगी, या फिर ये कह सकते हैं कि आत्मा शांत हो जाएगी। लेकिन तभी इस ग्रेव वाले गड्ढे को भरते हुए एक वर्कर को एक अजीब सा इंसानी हेडेड स्नेक यानी कि सांप दिखाई देता है, जिसको वो कुचल देता है, तो वो सांप इंसानों की तरह चीखता है और इससे एक बैड ओमेन ट्रिगर हो जाता है। अब अचानक से ही मौसम खराब हो जाता है, तो किम पार्क से ये कहता है कि उन्हें आज क्रिमेशन रोकना होगा, जिस पर वो एग्री होता है और कॉफिन को एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन देखो ऑनेस्टली किम को इस परिवार पे काफी सारे डाउट थे, तो अब किम उस ग्रेव वाले माउंटेन से सटे हुए एक गांव में गिसोने के बारे में पूछने जाते हैं, जहां पर उसको पता चलता है कि यहाँ के पुराने टेम्पल में कोई और ही मॉन्क थे और यहाँ किसी ने गिसोने के बारे में सुना तक नहीं है। और ये तो और भी ज्यादा अजीब था, मतलब रेड फ्लैग्स पे रेड फ्लैग्स यहाँ पर आ रहे थे, कब्र में नाम नहीं, सुनसान जगह पे दफन करना, इंसानी हेडेड स्नेक का निकलना, इविल सेंस होना, सब कुछ भयानक था। खैर अब उन्हें उस डोम के बारे में पता चलता है कि उसमें ढेर सारा खजाना है, और यही चीज एक वार्ड पर्सन को पता थी, जो कि खजाने के चक्कर में उस कॉफिन को खोल देता है। और अब ग्रैंडफादर की गुस्से से बदले से भरी हुई स्पिरिट बाहर निकल जाती है, और ये सब हारिम देख लेती है, जो कि जानती थी कि ये चीज कितनी खतरनाक होने वाली थी। तभी हारिम उन्हें वापस ग्रेव में लाने के लिए रिचुअल शुरू कर देती है, लेकिन सबसे पहले ये स्पिरिट घर जाती है, जो कि इतने टाइम से भूखी और ठंडी थी। साथ ही साथ उनके लास्ट राइट्स भी सही से नहीं करे गए थे, घर पर वेलकमिंग राइट्स नहीं होते थे। तो अब वो पहले तो अपने बेटे और बहू को खत्म करती है एलए में। खैर अब ये जो स्पिरिट थी वो पार्क को हॉन्ट करती है, लेकिन ये स्पिरिट अभी काफी कमजोर होती है, तो वो दरवाजे और खिड़कियों से बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकती थी, तो वो पार्क को बस मेंटली हॉन्ट करती है, और फिलहाल के लिए वो सेफ था।
तभी पार्क को किम का कॉल आता है, जो कि उसे सारा मांजरा समझाता है कि ग्रैंडपा की स्पिरिट अपने ही ब्लड लाइन को खत्म करने निकली है, क्योंकि उन्होंने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी, ईयरली रिचुअल्स नहीं किए, फूड ऑफर नहीं किया और अमेरिका शिफ्ट हो गए। और उनकी स्पिरिट गुस्से में भरी बहती है कि उनकी ग्रेव को कैसे बिल्कुल ही अननोटिस छोड़ दिया गया था और वो कहीं ना जाए, क्योंकि किम उन्हें बचाने आ ही रहा है। लेकिन इतने में ही दरवाजे पर खटखटाने की आवाज होती है और बाहर से भी किम की आवाज आ रही थी, यानी कि फोन पर भी किम था और दरवाजे की उस तरफ भी किम था। अब जो दरवाजे वाला किम होता है वो बार बार बोलता है कि जल्दी दरवाजा खोलो, लेकिन फोन पर किम पार्क को समझाता है कि ये वही इविल ग्रैंडपा की स्पिरिट है और पार्क दरवाजे को ना खोले, लेकिन वो विंडो खोल सकता है। और पार्क भी ठीक ऐसा ही कर देता है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दरवाजे के बाहर रियल की माया था, जी हाँ, जो कि उसे बचाने आया हुआ था। और फोन पर वो ग्रैंडपा की स्पिरिट थी। जैसा मैंने कहा कि बिना परमिशन स्पिरिट फिलहाल अंदर नहीं आ सकती। खैर अब किम हाउस कीपिंग स्टाफ से हेल्प लेकर दरवाजे को ओपन करके अंदर आता है, लेकिन अब तक पार्क पजेस्ड हो चुका था और रिवील होता है कि ये लोग इतने अमीर कैसे बने थे। तो जब कोरियन जापानीज वॉर हुआ था तो पार्क के ग्रैंडफादर या फिर उनके एंसेस्टर्स ने अपने देश कोरिया को धोखा दिया और पैसे और पावर के लिए जापान का सपोर्ट किया, जिससे ये लोग इतने अमीर बन गए। अब बस ग्रैंडपा की स्पिरिट पार्क को भी खत्म कर देती है, क्योंकि जिनकी वजह से ये अमीर हुए उनकी ही रेस्पेक्ट पार्क और बाकी सबने नहीं की थी। एंड ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर पार्क कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले ही ग्रैंडपा की स्पिरिट उसको खत्म करती है। लेकिन मरने से पहले पार्क एक अजीब सी और क्रिप्टिक बात कहता है कि एक फॉक्स ने एक टाइगर की वेस्ट या फिर रीढ़ की हड्डी चीर दी है, स्टैब किया है, जो कि किम को समझ में नहीं आता कि पार्क ने ऐसी बात क्यों बोली। दूसरी तरफ हारिम रिचुअल कर ही रही थी और ग्रैंडपा की स्पिरिट बोंगिल को पजेस कर लेती है, लेकिन वो स्पिरिट बहुत ही ज्यादा इविल और पावरफुल है, तो वो यहाँ से निकलकर अपने पौधे के पास जाती है जिसे वो अब खत्म करने वाली थी। और हर किलिंग के बाद उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्लियर होती जा रही थी, या फिर यूं कहें कि उसे उसकी बॉडी मिल रही थी। और अब किम के पास एक ही रास्ता है कि वो योंग और हारिम से ये कहता है कि वो बॉडी को क्रीमेट कर दे, जिससे कि ये स्पिरिट और कर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्पिरिट हड्डियों से जुड़ी हुई है। और इसके लिए बुआ यानी कि ग्रैंडपा की बेटी की परमिशन लगने वाली थी, क्योंकि फादर उनके हैं और उनकी ही चलती। और पार्क और बाकी उसका परिवार खत्म हो चुका था, यानी कि अब यहाँ पर एक्सह्यूमेशन नहीं होने वाला था, बल्कि यहाँ पर हड्डियों का क्रीमेशन होता, उनको जला दिया जाता। अब वो बुआ से रिक्वेस्ट करता है, उनको समझाता है कि उस बच्चे की कोई गलती नहीं है और उसको कैसे भी बचाना होगा, जिसके लिए बुआ भी मान जाती है। जिसके साथ ही कॉफिन को जला दिया जाता है और अब ग्रैंडपा की स्पिरिट भी खत्म हो जाती है, या फिर यूं कहें कि आजाद हो जाती है, जिससे सभी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर ये जो स्पिरिट थी ना, वो खाली इस वजह से ऐसा नहीं कर रही थी, क्योंकि अब यहाँ से आर्क 2 शुरू होने वाला है, यानी कि मेन कहानी तो अब आएगी। खैर अब कुछ ही टाइम के बाद में किम को एक वर्कर के बारे में पता चलता है, जो कि ग्रेव को डिग करने आए थे ग्रैंडपा की। वो उससे मिलने जाते हैं तो वो वर्कर बताता है कि उसे स्नेक्स हॉन्ट कर रहे हैं, वो मर रहा है और ये सब शुरू तब से हुआ जब से उस दिन उसने उस ह्यूमन हेडेड स्नेक को कुचल दिया था, यानी कि जब ग्रैंडपा की ग्रेव को निकाला गया। अब सच पता लगाने के लिए किम फिर से ग्रेव पर जाता है, जहाँ पर उन्हें वही ह्यूमन हेडेड स्नेक मिलता है जिसका सर उस वर्कर ने काटा था, और ये सर किसी फीमेल जैसा था और इनको ओना कहा जाता है, जो कि इविल होती है। हालांकि कई जगह पर उन्हें गुड भी कहते हैं, जो कि माउंटेन्स में लोगों की हेल्प करती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस मूवी का आर्क 2 अब शुरू होगा और मेन चीज यहीं से होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि अब तक तो बस छोटी मोटी दिक्कत आई थी और असली दिक्कत तो अब आने वाली थी। अब किम और डॉलर दिख करते हैं तो उनको एक खरी हुई कॉफन मिलती है, जी हाँ, जिसको देखते ही वो हारिम, बोंगिल और योंग को बुला लेते हैं और वो तीनों आकर इस सीधे खड़े हुए 7 फुट से भी बड़े कॉफिन को बाहर निकालते हैं, जिसे बाहर से सील करा गया था। और अब उन सबको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इस कॉफिन को आखिरकार ग्रैंडपा की ग्रेव के नीचे वर्टिकली क्यों खड़ा करा गया था और आखिरकार इसमें है क्या, और ये तो सबसे बड़ी मिस्ट्री थी। अब वो लोग पास में ही उस आदमी के पास में जाते हैं जिससे पहले किम मिला था, और यहाँ पर वो आज रात उस कॉफिन को रखने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर वो मान जाता है। अब कॉफिन को यहाँ पर ऐसे ही रखा नहीं जाता, हारिम वहाँ पर राइस और ब्लड से रिचुअल करके उस कॉफिन के चारों ओर एक प्रोटेक्शन सर्कल बना देती है, ताकि अगर उसके अंदर कोई स्पिरिट या फिर कुछ भी हो तो वो इजीली बाहर ना जाए। खैर हारिम और किम पार्क की बुआ से बात करते हैं कि आखिर ये मांजरा क्या है और उसके पिता को यहाँ पर आखिर बैरी क्यों किया गया था। इस पर वो कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, जिस पर किम कहता है कि उन्होंने देश से धोखा किया था, मतलब कि वो जापानीज की साइड हो गए थे, तो क्या उसकी सजा देने के लिए उन्हें यहाँ पर बैरी कर दिया गया। जिस पर एक और बड़ा राज खुलता है, वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गीसो ने तो खुद असल में कोरियन था ही नहीं, वो तो जापानीज था, और उसने अपने ही आदमी को ऐसी खराब जगह क्यों बैरी किया, ये बात तो उसके भी समझ
समझ से परे थी। तभी किम कहता है कि वो नंबर उनकी जो टूम स्टोन्स पर थे वो असल में कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन ग्रैंडपा की बेटी को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता। अब इन सबको बस पैसों से मतलब था। ग्रैंडपा ने क्या कर्म कांड किए थे इससे इनको कोई लेना देना नहीं था। अब इस कहानी में सवाल बहुत ही ज्यादा थे, लेकिन जवाब दूर दूर तक नहीं है। खैर अब रात में ही सब सो रहे होते हैं और हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जिसको बार्न से कुछ आवाज आती है, जिसे वो चेक करने जाता है। तभी हम बोंगिल को नोटिस करते हैं जिसकी नींद खुलती है तो वही ओल्ड मैन जख्मी हालत में उसके ऊपर था और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाई जा रहा था, लेकिन बोंगिल स्पेल्स की मदद से इस हॉन्टिंग को दूर करके जाग जाता है। खैर अब वो ओल्ड मैन को ठीक करके बाहर चेक करने जाता है तो वो बूढ़ा व्यक्ति अपने रूम में ही नहीं था और वो बार्न को देखता है तो उसे वहां पर एक 7 फुट लंबा फिगर पिग्स और उस ओल्ड मैन को फाड़ कर खाते हुए दिखाई देता है, जिससे डर कर वो हारिम को बुलाता है जो कि अपनी लेट ग्रैंड माँ से गाइडेंस मांग रही थी, यानी कि उनकी स्पिरिट से, जो कि अपने जमाने की बहुत ही बड़ी शेमन थी। और बोंगिल के बुलाने पर वो जाने लगती है, लेकिन ग्रैंड माँ उसको रोकती है क्योंकि वो असली खतरे को भांप चुकी थी। खैर अब हारिम बोंगिल के साथ जाकर उस कॉफिन को देखती है जो कि बीच से फटा हुआ था और यहीं से वो 7 फुट वाला फिगर निकला था और यहाँ पर उसका हेलमेट भी होता है जो कि एक समुराई जनरल का हेलमेट है, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी है वो एक जापानीज जनरल था। अब बोंगिल बाकी लोगों को बुलाने जाता है और यहाँ रूम के बाहर वही फिगर आता है जो कि ये पूछता है कि इस रूम में कौन है, कोई इंसान है क्या, जिस पर वो डर कर उसकी आगे झुक जाती है, यानी कि हारिम उसके सामने झुक गई थी। वो ट्री स्पिरिट होने का नाटक करती है और कहती है कि वो इंसान नहीं है बल्कि उसकी सर्वेंट है, जिस पर जनरल कहता है कि क्या वो उसके लिए उसकी पसंद का खाना लाई है, यानी कि मेलन्स या फिर स्वीट फिश, लेकिन हारिम के पास ऐसा कुछ नहीं था तो वो माफी मांगती है। लेकिन अब तक जनरल उसको देख लेता है कि वो इंसान है तो वो उस पर हमला कर देता है, जिससे बचाने बोंगिल बीच में आ जाता है और बोंगिल जनरल को स्टैब करता है, लेकिन उसे इस स्टैब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि वो कोई बहुत ही भयानक इविल डीमन बन चुका है और वो बोंगिल का पेट अपने हाथों से चीर कर उसे साइड में फेंक देता है। और यहाँ पर उसने जो चीर फाड़ करी थी वो लीवर साइड से करी थी और इसका भी एक सिग्निफिकेंस है जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे जहाँ पर थियरी सेक्शन होगा। तब ये डिमोनिक जनरल हारिम चोर बढ़ने लगता है, लेकिन तब तक किम और योंग भी वहाँ पर आ गए थे और उसे देखकर उनकी भी हालत खराब हो जाती है क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसी कोई भी भयानक चीज नहीं देखी थी। अब यहाँ पर जनरल हारिम को खत्म करने पड़ ही रहा था, लेकिन तभी उसे मुर्गे की बांग सुनाई देती है, मतलब सुबह होने वाली थी, तो वो आग के गोले में बदल कर वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने पर उन लोगों को कुछ विजन्स भी आते हैं जिसमें उसकी कहानी छिपी हुई थी। मतलब इस डीमन का एलिमेंट फायर है और वो उस कब्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो दिन में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर सकता जैसे नाइट में कर सकता है। अब घायल बोंगिल को हॉस्पिटल भेजा जाता है जहाँ पर वो क्रिटिकल हालत में था और हारिम उसके लिए बहुत दुखी होती है क्योंकि बोंगिल हमेशा से उसके साथ था और वो हमेशा कहा करता था कि जब तक हारिम उसके साथ है उसे कोई डर नहीं है क्योंकि वो उसको कभी कुछ होने ही नहीं देगी। तभी किम भी उसे माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने ही उन्हें इन सब में फंसाया और अब वो ग्रेव देखने जाते हैं क्योंकि जो कुछ शुरू हुआ था उसे खत्म भी करना पड़ेगा और ये तो रूल होता है कि जो चीजें जहाँ से शुरू होती है वो खत्म भी वहीं से होती है। क्या पहले वो उस ओल्ड मैन के घर पर जाते हैं जिसने उन्हें ग्रेव रॉबर्स के बारे में बताया था और यहाँ उन्हें ग्रेव रॉबर्स का सामान मिलता है और उनके बारे में पता चलता है कि वो टाओइज्म को फॉलो करते थे और उसके रूल्स मानते हैं कि कुछ चीजें एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, जैसे कि यिन और यांग, मेटल एंड फुड। अब यहाँ हॉस्पिटल में हारिम बोंगिल को जब आती है जिसको वो पहचान गई थी कि वो पजल्ड हालत में है और अब वो 7 फुट लंबे फिगर का सर्वेंट बन चुका है, यानी कि जनरल का सर्वेंट। और आखिर वो 7 फुट लंबा मॉन्स्टर है कौन? और बोंगिल ने ये भी कहा था कि वो उस ग्रेव में कुछ गार्ड कर रहा है, तो क्या गार्ड कर रहा है ये अभी किसी को भी नहीं पता। यानी कि ये डीमन किसी चीज को बचा रहा था और उसके ऊपर ही ग्रैंडपा की ग्रेव रखी हुई थी, यानी कि ये सभी किसी राज को छुपा रहे थे। अब तभी किम ग्रेव को और देख करता है जिसे वहां पर वही 7 फुट लंबा मॉन्स्टर मिलता है जो कि फिलहाल सो रहा था और जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो यहाँ से जुड़ा हुआ है, वो रात में कहीं भी चला जाए लेकिन उसके कोऑर्डिनेट जो वहां पर लिखे हुए हैं उसको वहीं पर आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, वो रात को ही बाहर निकल सकता है, उसकी शक्तियां रात में ही थी। और याद किया जाए तो टोम स्टोन पर कोऑर्डिनेट्स भी थे, तो वो इसी साइड के थे क्योंकि यहाँ पर कुछ खास दफन हो रखा है जिसको ये गार्ड करता है। लेकिन यहाँ पर आखिर दफन है क्या? तो दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के थोड़े से असली पत्ते। तो पार्क ने मरने से पहले कहा था कि फॉक्स ने टाइगर की वेस्ट को स्टैब किया है, रीढ़ की हड्डी पे वार किया है। तो इसका मतलब है क्या? तो फॉक्स का मतलब यहाँ पर गीसुने था, जिसको कित्सुने भी समझते हैं, जिसने टाइगर यानी कि कोरिया को जो मैप होता है ना, वो टाइगर की तरह दिखता है। और वहाँ पर जगह जगह मेटल रॉड्स डाली गई थी और ये मेटल रॉड्स कोरिया को खत्म करने के लिए थी, जिससे जो एनर्जी कोरिया की जमीन पर बहती है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। और इसलिए ही यहाँ पर साउथ कोरिया
नॉर्थ कोरिया बना हुआ है। और अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो ग्रैंडपा की जो ग्रेव थी उसके नीचे जनरल की जो ग्रेव थी वो टी शेप में बन रही थी। लाइक यहाँ पर वो वर्टिकल करी हुई थी। और टी का मतलब क्या होता है? बैक में स्टैब करना, वेस्ट में स्टैब करना। और जो कहानी ग्रेव रॉबर्स के बारे में बताई गई थी वो खजाने वो नहीं चुरा रहे थे, बल्कि वो तो असल में कोरियन पेट्रियट्स थे जो कि मेटल रॉड्स को निकाल कर दबा कर रहे थे ताकि कोरिया की जो एनर्जी है वो वापस से सही हो जाए, एक बार फिर से उनकी कंट्री में बाहर आ जाए, वॉर रुक जाए। लेकिन हुआ ये कि एक रॉड उन्हें कभी भी नहीं मिली क्योंकि वो यहाँ पर दफन थी। और यहाँ पर इसलिए ही गीसुने ने पार्क की ग्रेव बनवाई थी क्योंकि वो रॉयल था, तो उसकी ग्रेव को कोई भी टच नहीं करता तो रॉड बिल्कुल सही सलामत रहती। और अगर बाय चांस कोई ढूंढ भी लेता तो यहाँ पर ये डिमोनिक जनरल है ही जो कि उस रॉड को कुछ होने नहीं देगा। अब ये सच उन तीनों को पता चलता है और हारिम अपनी बहन को बोंगी के पास छोड़कर जाती है ताकि वो स्पेल्स के जरिए उसे प्रोटेक्ट कर पाए, ताकि वो 7 फुट का डीमन मॉन्स्टर जो कि असल में जापानीज जनरल था, जो कि अब एक ओनी बन चुका है, मतलब कि एक डीमन योकाई बन चुका है, तो वो उसे पजस करके उसकी बॉडी का इस्तेमाल न कर ले। साथ ही साथ हारिम ये भी समझ गई थी कि जनरल ने उसकी बॉडी को तुरंत ही पजस इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर बुद्धिज्म इनकैंटेशंस लिखे हुए थे, यानी कि टैटू थे, जिससे कि वो बच पाया। तो अब वो किम और योंग अपनी बॉडी पर इनकैंटेशंस इंक से बना लेते हैं। अब वो एक प्लान बनाती है कि रात होने पर वो ओनी यानी कि जनरल को भटका देगी और किम और योंग को कहकर जाती है कि वो लोग रॉड निकाल कर हॉर्स ब्लड से उसे खत्म कर दे। लेकिन शॉकिंगली कितना भी डिग करें उन्हें वो रॉड वहाँ पर मिलती ही नहीं है। अब यहाँ ओनी हारिम को अपने बारे में बताता है कि ये एक वॉर है और ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ, गीसोने ने क्या किया, कैसे किया। लेकिन उसे ट्रैप का पता चल जाता है और अब जनरल हारिम के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी उसकी ग्रैंडमा की स्पिरिट आकर उसको बचा लेती है। और आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो असल में माना जाता है कि जो नेटिव स्पिरिट्स होती है ना, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए जनरल की स्पिरिट ने ऐसा किया क्योंकि वो कोरिया की जमीन पर फॉरेन स्पिरिट थी और वो अपने जमाने में बहुत बड़ी शेमन भी हुआ करती थी, जिस वजह से जनरल वापस चला गया। कैराबोनी वापस ग्रेव पर आ जाता है जो कि किम पर हमला करके उसे अधमरा कर देता है और हारिम भी उसके पीछे आ रही थी, उसको बचाती है और वो जनरल के ऊपर खून डाल देती है जिससे वो थोड़ा सा तड़पता है, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। खैर अब होता यह है कि जनरल किम और योंग को चोक करने लगता है। दूसरी तरफ बोंगिल तो उसके कब्जे में ऑलरेडी था जिसे वो अपना शरीर कभी भी दे सकता था। और अब किम को तभी जनरल के विजन्स आते हैं। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं गीसुने, ओनी, जनरल और उस रोअर के असली पत्ते। तो विजन्स में किम देखता है कि व्हाइट फेस वाला गीसुने, जिसको आज के टाइम में फॉक्स कहा जाता है, मतलब वो फॉक्स के रूप में यहाँ पर रहता है। और स्टार्टिंग में वो जो फॉक्स ग्रेव का ध्यान रख रहे थे वो गीसुने ही था। अब वो एक पावरफुल शेमन स्पिरिट थी, कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। असल में गीसुने जानता था कि कोरिया को अलग करने वाली रॉड्स और उनकी डेवलपमेंट और एनर्जी रोकने वाली रॉड्स को सब ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर एक भी रॉड हिडन रह गई तो कोरिया कभी तरक्की नहीं करेगा। तो उसने इसके लिए एक तरीका निकाला। अब वो 10,000 लोगों को मारने वाले जनरल की बॉडी लेकर उसे एनिमा यानी कि गोल घोस्ट बनाता है, जिसमें अलग अलग बॉडी पार्ट इस्तेमाल होते हैं और उस बॉडी के अंदर एक कटाना को आग में फोर्ज करके उस जनरल की नेक में स्टिच करके छुपा दिया जाता है, जिसके अंदर 10,000 लोगों की नेगेटिव स्पिरिट थी जो कि बहुत ही ज्यादा दर्द में तड़पे थे। जिसके बाद उस जनरल की बॉडी को यहाँ पर बैरी कर दिया जाता है, यानी कि वो फाइनल रॉड कोई और नहीं बल्कि जनरल का गोस्ट खुद था और उसके ऊपर रखी गई थी पार्क के ग्रैंडपा की ग्रेव को, ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। कैरब किम यहाँ पर जान चुका था कि वो जनरल खुद ही फाइनल रॉड थी और टाओइज्म में अपोजिट को मिलाने पर वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो किम लकड़ी और अपने खून से जनरल को स्टैब कर देता है और जनरल यहाँ पर खुद ही मेटल फोर्स्ड विद फायर है। तो वो फाइनल रॉड और जनरल का कोस्ट खत्म हो जाता है, जिसके साथ ही बोंगिल का पोजेशन भी टूट जाता है। और आपने नोटिस किया होगा कि वो इंसानी हेरिड जो सांप था वो वाटर का सिंबल था और हम जानते हैं कि वाटर, अर्थ, एयर, मेटल और फायर ये मिलकर बनाते हैं एक बैलेंस। लेकिन जब इस ग्रेव को डिग करने वाले ने सांप को मार दिया तो बैलेंस खराब हो गया। उसके बाद से ही जनरल जाग गया था और डिग करने वाले को हॉन्टिंग्स हो रही थी। अब वाटर एलिमेंट यानी कि सांप खत्म, बाकी फायर और मेटल जनरल के अंदर थे, यानी कि वो कटाना या फिर वो रॉड। तो उसे खत्म करने के लिए वुड और वाटर चाहिए था और ऐसा माना जाता है कि वुड, ब्लड और स्वेट से कोरियंस पहले लड़ते थे। तो ये सेम वही बात है और इस तरह से ये जनरल गोस्ट खत्म हो जाता है और फाइनल रॉड भी खत्म हो जाती है, यानी कि उन रॉबर्स का फाइनल वर्क इन सब ने मिलकर कर दिया। और ग्रैंडपा को भी जनरल के ऊपर बस इसलिए रखा गया था क्योंकि वो पावरफुल व्यक्ति थे और उनकी कब्र को कभी कोई हाथ नहीं लगाता। और वो कोऑर्डिनेट्स इसलिए थे कि ये गोस्ट जनरल कहीं भी चला जाए लेकिन उसकी फाइनल डेस्टिनेशन यही रहेगी, क्योंकि यही कोरिया की एनर्जी को रोक रही थी। खैर मूवी के एंडिंग सीन में ये चारों ही अपने काम पर लग जाते हैं और फाइनल सीन में किम की बेटी की शादी को भी अटेंड करते हैं।
इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक्जुमा फिल्म की कहानी। तो मैं आपको एक शॉर्ट स्वीट समरी विद लॉट ऑफ थ्योरीज देता हूँ। हालांकि मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दी है एंड आई डोंट थिंक सो कि इतनी डिटेल में आपको कोरियन या फिर जापानीज बिलीफ वाली एक्सप्लेनेशन कहीं भी मिलेगी। तो देखो, जापानीज और कोरियंस के वॉर के टाइम पर ग्रैंडपा और उनके पूर्वजों ने जापानीज का साथ दिया और कोरिया को अंदर से खत्म कर दिया। इस वजह से वो लोग इतने पावरफुल और अमीर बन गए थे। अब जब जापानीज हायर अथॉरिटी को अंदाजा हुआ कि वॉर ज्यादा नहीं चलेगी, तो उन्होंने कोरिया को लाइफ टाइम बर्बाद करने के लिए रॉड्स डलवाएंगी सोने से। लेकिन सारी रॉड्स को रॉबर ने यानी कि कोरियन पेट्रियट्स ने खत्म कर दिया। तो गीसुने ने जनरल गोल को बनाया, गोस्ट को बनाया और उसके अंदर कटाना को एज अ फाइनल रॉड डालकर ग्रैंडपा की कब्र के नीचे रखा, वो भी बिल्कुल वर्टिकली, बिल्कुल टी बनाते हुए, जिससे सेम चीज होती है जैसे जापान ने कोरिया की स्पाइन में स्टैब किया हो। काफी स्वीट डिटेल है ये। खैर, अब ग्रैंडपा ठहरा अमीर आदमी तो उसकी कब्र को कौन ही टच करता। तो ऐसे ये जनरल फाइनल रॉड को गार्ड कर रहा था। अब देखो, बात रही यहाँ पर कि क्यों ग्रैंडपा अपने पूरी फैमिली को खत्म कर रहे थे। तो वो समझ गए थे कि यहाँ पर वो लोग अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, यानी कि पार्क अपने परिवार को बचाना चाहता था। और मेरे ख्याल से जो ग्रैंडपा की स्पिरिट थी ना, वो भी कहीं ना कहीं इस जनरल डीमन से डर रही थी, जिसके चलते वो अपने परिवार को ही खत्म करने में लग गया। हालांकि यहाँ पर ये तो था ही कि उसके परिवार ने उसको नेग्लेक्ट किया था, लेकिन साथ ही साथ ये चीज भी थी कि वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर रॉड बाहर आ जाए, जिसके चलते उसने ऐसा किया। अब देखो, बात रही सांप की कि ह्यूमन हेडेड फीमेल स्नेक कैसे हो सकता है और वो ओनो में कैसे चेंज हो गई। तो देखो, शुरुआत में ये एक नॉर्मल सांप होगा जो कि गर्मी पाने के लिए ग्रैंडपा की कब्र में जाना चाहती थी, लेकिन वो वुड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से वो जनरल की कब्र के पास पहुंच गई। जिससे हुआ ये कि वो नेगेटिव एनर्जी से वो सांप ट्रांसफॉर्म होकर ओना में बदल गई थी। और जब डिग करने वाले ने उसको मारा तो बैड ओमेन हो गया था, बैलेंस डिस्टर्ब हो गया और जनरल भी जाग गया। एक और डिटेल की, जब बोंगिल हॉस्पिटल में था तो डॉक्टर ने 2 बार जानबूझकर इस बात पर स्ट्रेस दिया था कि बोंगल के पेट से होते हुए स्पाइन में इंजरी आई है, जो कि दर्शाता है कोरिया और जापान वाली इस टाइप की चीजों को, कि कैसे ग्रैंडपा के परिवार ने अपने ही देश के साथ गद्दारी करी थी। इनफैक्ट जनरल ने भी लीवर के बारे में बात करी थी, तो मुझे लगता है कि जनरल को भी लीवर के अंदर ही स्टैब करके मारा गया होगा। अब आप एक चीज और सोच रहे होंगे कि बोंगिल तो इनकैंटेशंस की वजह से बच गया था, उसका पोजेशन पूरा नहीं हुआ, लेकिन किम, योंग और हारिम ने भी तो इनकैंटेशंस लिखे थे, तो उससे जनरल डरा क्यों नहीं? रीजन सिंपल था, स्वेट की वजह से इनकैंटेशंस बिगड़ गए थे, लेकिन बोंगिल के वो टैटू थे और वो मिट नहीं सकते थे। बात रही कि जनरल कुछ चीजों से डर क्यों रहा था, या फिर वो टेम्पल के अंदर किसी को क्यों नहीं मार रहा था, और क्यों वो सुबह होते ही आग के गोले में परिवर्तित होकर वापस ग्रेव में चला गया। मुझे लगता है कि जनरल भी बुद्धिज्म में मानता था, क्योंकि गोल बनने से पहले वो एक नॉर्मल इंसान था, और जापान और कोरिया में कई सारे लोग इन चीजों में काफी विश्वास रखते हैं। सो मेरे ख्याल से रेस्पेक्ट के चलते ऐसा जनरल ने किया होगा। और बात रही कि वो आग के गोले में क्यों बदला था, तो ऑब्वियस सी बात है, उसका एलिमेंट फायर था। अब जनरल गोस्ट जो था और उसके अंदर की रॉड थी, वो डिस्टर्ब कैसे हो गई? तो देखो, पहला पॉइंट तो यही आता है कि ग्रैंडपा की कब्र निकाली गई थी। सबसे बड़ी बात, जब उन्होंने जनरल की ग्रेव निकाली तो उसको गिरा दिया था, जिससे जनरल गोस्ट जाग गया। स्नेक को मार देना भी एलिमेंट्स को डिस्टर्ब करना था, तभी तो उस वक्त बारिश हुई थी। बिकॉज जो स्नेक होता है वो रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को। साइकिल ब्रेक हो गई थी। और बात रही जनरल वापस क्यों सेम लोकेशन पर आ जाया करता था, तो वो उस साइट का गार्डियन है, कोऑर्डिनेट्स वहीं के थे, तो चाहे कुछ हो जाए, कुछ टाइम के बाद उसे वापस लौटना ही पड़ता है, और उसकी शक्तियां रात में सबसे ज्यादा होती हैं। और मेरे पास अब एक और इंटरेस्टिंग थियरी आती है जनरल के बारे में। तो देखो, जो जनरल था वो पहले तो नॉर्मल इंसान ही था, लेकिन जो कटाना थी जिससे 10,000 लोगों को मारा गया था, उससे उन सभी की रूह उस कटाना के अंदर कैद हो गई। तो असली डीमन ये कटाना, ये रॉड थी, जो कि फुल ऑन नेगेटिव इमोशन से भरी हुई थी, जिसकी गुलामी जनरल की स्पिरिट कर रही थी, और इसलिए ही वो उसको प्रोटेक्ट भी कर रही थी। और ये सारा का सारा प्लान गीसुने का था। और आपकी यहाँ पर ये भी सोच होगी कि जब जनरल के अंदर ही कटाना की फाइनल रॉड थी, तो जब जनरल सो रहा था तब उसको क्यों नहीं मारा गया? तो ये सब बहुत जल्दी में हुआ था। जब जनरल ने स्टैब किया था तभी किम को अंदाजा हुआ कि फाइनल रॉड कहाँ पर है। उसे विजन्स तभी आए थे एंड में, और उसी टाइम फाइट के दौरान ये सारी चीजें बाहर आई थी। तो जो कुछ होना था वो बिल्कुल इंस्टेंटली हुआ था। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि सब कुछ पहले पता चल गया और बाद में ऐसा किया। और अगर ये बात पहले ही सामने आ जाती कि फाइनल रॉड जो है वो जनरल खुद है, तो इसको तो वो दिन में कभी भी खत्म कर सकते थे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ये राज इतना ज्यादा गहरा था कि इसके बारे में किसी को आइडिया ही नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्जुमा के ऊपर ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, डिटेल थ्योरी वगैरह अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की डिटेल वीडियोस के लिए।